हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक पार्ट ऑफ फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति विषयक नियम। पूरे मैकेनिक्स के बेसिक पार्ट अगर हम कह सकते हैं तो वो है न्यूटन के गति विषयक नियम। थ्रू आउट फिजिक्स इनका हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति विषयक नियम। तो आइए स्टूडेंट्स, न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं। सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये नियम वस्तु की जड़त्व के गुण के ऊपर आधारित है। जड़त्व का गुण क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व का गुण वो गुण है, या जड़त्व किसी वस्तु का वो गुण है जिस कारण वह अपनी अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकता। इसका मतलब यदि वो जिस भी अवस्था में है वो निरंतर उसी अवस्था में रहेगा, यही कहता है जड़त्व। तो उसी से मिलता जुलता है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह निरंतर विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति की अवस्था में है तो निरंतर एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यानी अगर वो रुकी हुई अवस्था में, विराम अवस्था में है तो निरंतर रुकी रहेगी, और यदि एक समान गति की अवस्था में है तो वो एक समान गति की अवस्था में बनी रहेगी। उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए बाह्य बल की आवश्यकता पड़ती है। ये कहता है हमारा प्रथम नियम, और यही हमारी जड़त्व की प्रॉपर्टी भी कहती है। तो इसीलिए इस नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये है न्यूटन का गति विषयक फर्स्ट नियम, प्रथम नियम। अब हम लेकर के चलेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, और न्यूटन के सेकंड नियम को परिभाषित करने से पहले एक छोटी डेफिनेशन, एक टर्म हमें एक्सप्लेन करना होगा जिसे हम कह सकते हैं समवेग खाली या रेखीय समवेग। इट मीन्स लीनियर मोमेंटम। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके रेखीय वेग के गुणनफल को कहते हैं रेखीय समवेग। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके रेखीय वेग के गुणनफल को उस वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। उस वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। इसे हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे p से प्रदर्शित किया जाता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m व उसका रेखीय वेग स्मॉल v हो, तब उसका रेखीय संवेग p बराबर होगा mv। तो रेखीय संवेग p बराबर होता है mv, और इसका जो SI मात्रक है वो होगा, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका SI मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड।
एरो आपको मार्क किया हुआ है तो एरो बताता है कि ये कैसी है, एक सदिश राशि है और इसकी दिशा वस्तु के रेखीय वेग की दिशा में होती है। तो ये है वस्तु का रेखीय संवेग जो दो m और v दोनों के यानी वस्तु के द्रव्यमान और उसके रेखीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यदि m बढ़ रहा है तो भी रेखीय संवेग बढ़ेगा, v बढ़ रहा है तो भी रेखीय संवेग बढ़ेगा। तो दोनों के गुणनफल पर ये डिपेंड करता है। तो अलग अलग वस्तुओं के रेखीय संवेगों की जब तुलना करें तो यदि दोनों वस्तु के द्रव्यमान m है, समान है, तो फिर p प्रोपोर्शनल टू हो जाता है v। अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली लेकर के चलें, यदि वस्तुओं के द्रव्यमान समान हैं तब तो m हो गया कांस्टेंट, तो सिंपली p इज प्रोपोर्शनल टू हो जाता है v के, वो वस्तुओं के वेग के सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इस कंडीशन में यदि आप देखें यदि आप यहां लें v और इधर ले लें आप रेखीय संवेग p, तो सीधे से ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ, जबकि क्या है m नियत है। इसी तरीके से यदि समान वेग से दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं गतिशील हैं, यदि समान वेग से अलग अलग, ये फर्स्ट पॉइंट के लिए हमारा ग्राफ आया है, यदि समान वेग से अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं गतिमान हो, तो अब क्या हो गया है, v नियत हो गया है, समान वेग है तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। तो इस कंडीशन में सीधे से p m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अभी हमें इसी टाइप का ग्राफ आता है, यहाँ हम ले रहे हैं m और इधर ले रहे हैं p, जबकि v क्या है, नियत है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग कंडीशंस में हम लेकर के चल सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है, जब हमें गिवन किए गए हैं दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं अलग अलग वेग से गतिमान हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा। थर्ड कंडीशन हम ले रहे हैं, यदि दो वस्तुओं के रेखीय संवेग समान हो, तब इसका मतलब है P इज इक्वल टू हो गया है नियत, या P इज इक्वल टू सिंपली हम कह सकते हैं mv इज इक्वल टू है नियत यानी नियतांक, या सिंपली हम कह सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। जो वस्तु का वेग है वो उस द्रव्यमान के या वस्तु का द्रव्यमान उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और इस कंडीशन में यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें, यहां ले रहे हैं हम m और यहां ले रहे हैं हम v, तो इस प्रकार का एक ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा, जबकि p क्या है यहां पर, नियत है। तो इस वैरायटी के भी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। ये सेकंड पोजीशन के लिए ग्राफ आया है और दिस इज फॉर थर्ड पोजीशन। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है हमारा, ये थर्ड पोजीशन के लिए आया है। तो इस प्रकार से ये है रेखीय संवेग। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी कंडीशंस में हम इसको यूज़ करेंगे। दिए हुए होंगे दो वस्तुओं के संवेग आपस में बराबर हैं, तो इस
कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, सिंपली v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो हम देख सकते हैं कि यदि द्रव्यमान अधिक द्रव्यमान की वस्तु है तो उसका वेग क्या होगा, कम, और जो कम द्रव्यमान की वस्तु है उसका वेग अधिक होगा। बहुत सारी जगह इसका यूज़ करेंगे। अब हम लेकर के चलेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, सेकंड लॉ क्या है। तो उसमें हमें चूंकि रेखीय संवेग हम टर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो रेखीय संवेग क्या होता है ये समझ लेना नितांत आवश्यकता था यहाँ पर, तो इसीलिए हमने यहाँ लिया है वस्तु का रेखीय संवेग। अब हम लेकर के चलते हैं सेकंड लॉ, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। इसका मतलब न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ये नियम ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो कार्यरत बाह्य बल है वो उसके रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt के। इस फॉर्मेट में इसको हम ले सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये है हमारा सेकंड नियम। इसका मतलब है जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उसके रेखीय संवेग में उतना ही अधिक परिवर्तन हो रहा होगा। किसी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल उसके रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है हमारा न्यूटन का गति विषयक नियम, सेकंड नियम, कि द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये नियम हमें कहता है अर्थात F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। F है वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल और dp अपॉन dt उसके रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती है। वेन एवर वी रिमूव प्रोपोर्शनल साइन, जब भी हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ ले रहे हैं हम स्मॉल k एंड dp अपॉन dt, और ये लिया गया है जहाँ स्मॉल k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अधिकांश पद्धतियों में या हम कहें SI पद्धति में k इज इक्वल टू 1, प्रैक्टिकली इसका मान 1 आता है। तो अगर यहाँ हम रख दें 1 तो F इज इक्वल टू आ जाता है dp अपॉन dt। इसका मतलब वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल उस वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर हो जाता है इस कंडीशन में। अब हम इसी सेकंड लॉ की एक और इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऑब्टेन करना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट उसको डिस्कस करते हैं। P क्या है? वस्तु का रेखीय संवेग। F है वस्तु पर लगने वाला कुल बाह्य बल। तो अभी हमने लिया था वस्तु का रेखीय संवेग P बराबर होता है सिंपली mv। m जहां वस्तु का द्रव्यमान है और v लिया गया है उसका वेग।
तो P इज इक्वल टू होता है mv, तो इसलिए F इज इक्वल टू d/dt और P की जगह हम लिख सकते हैं mv। m है वस्तु का द्रव्यमान। द्रव्यमान चूंकि अपने आप में एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सामान्य परिस्थितियों में द्रव्यमान नहीं परिवर्तित होता, तो इसको हमने बाहर ले लिया है एंड दैट इज dv/dt। v है वस्तु का रेखीय वेग और dv/dt हुआ रेखीय वेग परिवर्तन की दर और जिसे हम कहते हैं वस्तु का त्वरण। परंतु dv/dt इज इक्वल टू है स्मॉल a और ये है वस्तु का त्वरण। तो इसको हम ऊपर रख दें तो फार्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू ma एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये भी न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम की फॉर्म है, F इज इक्वल टू ma। ये किसी भी बिंदु वस्तु के लिए कार्य करता है। बहुत सारी जगह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास लार्ज स्केल ऑब्जेक्ट्स हैं तो अगर उनको हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं गिवन परिस्थितियों में, तो हम ये फार्मूला वहाँ यूज़ करते हैं F बराबर ma। तो ये था हमारा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म थी। इनिशियली हम लेकर के चले कि किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाला बाह्य बल उस वस्तु के रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। देन आफ्टर हम रिलेशन पे आए F इज इक्वल टू dp/dt। P है वस्तु का रेखीय संवेग, P इज इक्वल टू mv। ये वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की, m कांस्टेंट क्वांटिटी टेकन आउटसाइड, तो वी गॉट F इज इक्वल टू m एंड dv/dt। dv/dt है वस्तु का त्वरण स्मॉल a, तो हम कह सकते हैं F बराबर ma। तो इस प्रकार से ये है हमारा न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। अब इसके बाद हम लेकर के चलेंगे थर्ड लॉ, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अब हम लेकर के चलते हैं थर्ड यानी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। ये नियम कहता है कि हर एक क्रिया की बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ कहता है प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती हैं तथा ये दोनों यानी क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं एंड दिस इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर। पहली बात तो है हर एक क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब अगर कहीं पर क्रिया कार्य कर रही है और तो उसी के बराबर और विपरीत दिशा में क्या कार्य करेगी, प्रतिक्रिया। अगर ये F1 है तो यहां पर होगा F2, हम ले रहे हैं उसको, या इसको नेक्स्ट लाइन में हम ले लेते हैं। माइनस इसलिए कह रहे हैं चूंकि विपरीत दिशा में है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2। और दोनों किस पर कार्य करती हैं, अलग अलग वस्तुओं पर। इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, एक A और एक B। A वस्तु ने बल लगाया B पर, दैट इज F1।
ए ने बी पर लगाया है बल, तो ये क्या हो गई हमारी क्रिया। तो थर्ड लॉ कहता है इस क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में, यानी F1 इधर कार्य कर रहा है तो उसके विपरीत यानी इस दिशा में प्रतिक्रिया कार्य करेगी, लेकिन वो बी पर कार्य नहीं करेगी, वो बी द्वारा ए पर लगाई जाएगी एंड दैट इज F2, और ये क्या होगी प्रतिक्रिया। तो क्रिया बराबर है प्रतिक्रिया के विपरीत दिशाओं में है, बराबर है और विपरीत है, और दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य कर रही हैं। इसका मतलब बी पर क्या कार्य कर रहा है, तो बी पर क्रिया कार्य कर रही है और यहां पर ए पर प्रतिक्रिया कार्य कर रही है। तो यहां ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं। तो आज हमने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के चलेंगे इन लॉज के ऊपर आधारित कुछ डेली लाइफ में होने वाली घटनाएं, जिनको हम इनकी सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरीके से तैयार करिए, बेसिक पार्ट है, इसको समझने का प्रयास करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।